फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं तरंग चैप्टर के बारे में। और तरंग चैप्टर से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, तो उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित की जा सकती हैं। किन तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है? ऑप्शन है वायु में ध्वनि तरंगे, सेकंड ऑप्शन है एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, थर्ड ऑप्शन है एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश तरंगे। तो सही उत्तर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश तरंगे, यानी जो लाइट रेज होती हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं, उनको हम ध्रुवित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब पर ऊपर उठने वाली जो लहरें होती हैं वो क्या होती हैं? तालाब में लहर उठती है, उन लहरों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य लहरें, अनुप्रस्थ लहरें, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों लहरें, या फिर लहरें पैदा ही नहीं होती हैं। तो सही उत्तर है अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों लहरें यहाँ पर होती हैं। और यदि किसी शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है तो जहाँ पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विशेष प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार जो उत्पन्न तरंग है वो गति की दिशा में के माध्यम में कणों की कंपन की दिशा में अनुदैर्ध्य और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में लंबवत यानी कि अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पर दोनों ही तरंगे आपको दिखाई देंगी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन है क्यों होता है ये बताना है। क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, या फिर लास्ट है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। तो सही जो उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम हो जाता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है? तो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है कितने सेकंड का? 1 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड या 2 सेकंड। सही उत्तर है सेकंडों का जो लोलक है वह 2 सेकंड का समय अवधि यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, सेम क्वेश्चन, और ये FCI SSC FCI जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये सेकंडों का जो लोलक है यहाँ भी सेम क्वेश्चन पूछा था और यहाँ आंसर क्या होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 सेकेंड। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इसलिए सीधा आंसर यहाँ पर बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है पेंडुलम, सेकंड के पेंडुलम की जो काल अवधि है तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये SSC MTS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहेंगे जिसकी कुछ समय बाद अंतराल बाद पुनरावृत्ति यहाँ पर होती रहे? तो उसको कहेंगे आवधित गति, सरल हार्मोनिक गति, अनावर्ती गति या दोलन गति। तो सही जो उत्तर होगा इस प्रश्न का कौन सी गति होगी यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा आवधिक गति, यानी निश्चित अवधि के बाद यहाँ पर क्या होगा? पुनरावृत्ति होगा, तो ये आवधिक गति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों में, गामा रेज में, एक्स किरणों में, अंतरिक्ष किरणों में। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइनमैन श्रेणी आती है? एक्स-रे, पराबैंगनिक किरणें, दृश्य रे या फिर अवरक्त रे। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का यानी किस में होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पराबैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्शन नंबर
2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल उपचार के में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल अपघटक के रूप में, रोगाणु नाशक के रूप में, ऊष्मीकारक के रूप में या फिर अवक्षेपक के रूप में। तो सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है रोगाणु नाशक के रूप में। तो यहाँ पर जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग, प्रकाश का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? उपकरण का नाम बताना है। तो ऑप्शंस हैं इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी, सेकंड है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, थर्ड है जीएम काउंटर और फोर्थ है साइक्लोट्रॉन। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। और भौतिक जो विज्ञान है उसमें ब्रिटिश एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सर विलियम हेनरी बैग। तो उन्होंने और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस बैग ने एक्सरे किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का यहाँ पर खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं, निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, थर्ड है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना, उनका पता लगाना, और लास्ट है तुल्यकालिक उपग्रह का पता लगाना। तो सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि पीले की अपेक्षा लाल अवशोषण कम करते हैं और लाल काफ़ी दूर से दृश्य हो जाता है। सेकंड है, लाल की अपेक्षा पीले रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। थर्ड है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले के प्रकाश से अधिक होगा। और लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो पीले प्रकाश से अधिक है, वेवलेंथ अधिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन चैनल की विशेषता। तो क्या विशेषता है? ऑप्शंस हैं, प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, और लास्ट है चित्र नलिका का आकार। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा प्रेषित संकेत की आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज़ क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज़ से हम क्या मापते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति, सेकंड है तरंग दैर्ध्य, थर्ड है तरंगों की तीव्रता और फोर्थ है तरंगों की स्पष्टता। राइट आंसर हो जाएगा, इससे हम आवृत्ति मापते हैं। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज़ होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सोलर सेल द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा। सही उत्तर है माइक्रोफोन के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है वो माइक्रोफोन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, तापमान, वेग या फिर तरंग दैर्ध्य। किसको मापने में? तो तापमान को मापने में बोलोमीटर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुँचती हैं? विकिरण के द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा या विसरण द्वारा। सही उत्तर है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज बेकरल ने की, रोएंटजन ने की, मैडम क्यूरी ने या वॉन लू ने। सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? रोएंटजन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस कारण से होती है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस कारण से होती है? तो बी किरण से, जी किरण से, एक्स किरण से या अल्फा किरण से। सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? जी किरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किससे मापा जाता है?
रोएंटजन से, क्यूरी से, रेड से या रैम से। सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रैम। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में जो विकिरण के कारण क्षति हुई है उसको हम रैम से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी एक्सरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ज़मीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बहुमूल्य पत्थर और हीरो की खराबी का पता लगाने के लिए। थर्ड कह रहा है हृदय रोग का पता लगाने के लिए। फोर कह रहा है धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक्सरे का प्रयोग बहुमूल्य पत्थर और हीरे की खराबी का पता लगाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पैमाना क्या होता है, रिएक्टर पैमाना, मैट्रिक, सेंटीग्रेड या न्यूटन। तो आप सभी जानते हैं भूकंप को हम रिएक्टर स्केल पर नापते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद अभिकेंद्र का संबंध है, किससे संबंध है। तो यहाँ पर भूकंप से, ज्वालामुखी से, चक्रवात से या भूस्खलन से। राइट आंसर जो हो जाएगा वो है भूकंप से। तो यहाँ पर भूकंप राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट बताना है। डेसिबल है, डेसिमल है, पीपीएम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है डेसिबल। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। डेसिबल क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो ये क्या है, एक संगीत वाद्य है, शोर का तरंग दैर्ध्य है, संगीत का एक स्वर है या ध्वनि स्तर का एक माप है। तो सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि स्तर का एक माप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शोर को किस में मापा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमति है वो कितने स्तर तक है। स्तर होगा यहाँ पर कितने स्तर तक है, यानी किस लेवल तक की शोर को आप सुन सकते हैं रात्रि में। तो वो है, अनुमति है सरकार के द्वारा 45 dB, 55 dB, 75 dB या 80 dB। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 45 dB। यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यहाँ पर कुछ निर्धारित मानक तैयार किए गए हैं, जिसमें आप सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक की जो शोर है वो 55 डेसिबल तक की, और जबकि रात 10 बजे से लेकर अगले सुबह 6 बजे तक जो है वो 45 dB यानी डेसिबल की अनुमति यहाँ पर सरकार के द्वारा तय की गई है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर, 20 किलोवाट से और नीचे, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 2 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर। तो सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर का जो स्तर है वो अपश्रव्य तरंगे होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में, यानी मानव कब ये ध्वनि की कंपन को महसूस कर सकता है। तो 0 से 5 हर्ट्ज़, 6 to 10 हर्ट्ज़, 11 से 15 हर्ट्ज़ या 20 से 20,000 हर्ट्ज़। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आप सभी जानते हैं मानव कंपन कब महसूस कर पाएगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक के कंपन को महसूस कर लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तरंगों की तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। 50:18, 5:3, 3:5 या 25:9। राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 5:3, यानी 5:3 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पराध्वनि विमान नामक एक प्रगति तरंग पैदा करते हैं। यहाँ पर प्रगति नहीं होगा, प्रघात होगा। तो
प्रघाती तरंग। पराध्वनिक विमान जो होती हैं, पराध्वनिक विमान नाम इसको बताना है, प्रघाती तरंग पैदा करती है। यानी कौन सी ऐसी पराध्वनिक विमान है जो प्रघाती यानी जानलेवा तरंगे पैदा करती हैं? संक्रमण तरंग, पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग या ध्वनि बूम। तो सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि बूम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं होती? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या व्यतिकरण। सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 ध्रुवण। ध्रुवण यहाँ पर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब का प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है? किससे होती है? दृश्य प्रकाश के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में या प्रतिदीप्ति प्रकाश के रूप में। सही उत्तर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दृश्य प्रकाश के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ताप का, तापमान का, दाब का, आर्द्रता का या घनत्व का। तो यहाँ पर गाइस जो सही आंसर हो जाएगा वो है दाब का। दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ध्वनि के वेग पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है खुले पाइप में वायुधमन, यहाँ पर धा होगा, वायुधमन किस कारण होता है? इसका उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा समआयतनी प्रक्रिया, समदाबी प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रिया या समतापी प्रक्रिया। सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 समदाबी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो कहाँ से नहीं गुजर सकती है? जल से, स्टील से, वायु से या फिर निर्वात से। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है, वैक्यूम में नहीं गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करेगी? स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में। राइट आंसर हो जाएगा स्टील में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। स्टील में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ध्वनि की जो गति है वो सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति द्रव और गैस माध्यम की अपेक्षा ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण बिल्कुल नहीं होता है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं स्टील की, तो स्टील एक पदार्थ है और यहाँ पर बहुत तेज़ी से ये ध्वनि चलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़, भाप या फिर जल। सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो कहाँ पर सबसे तेज चलेगी? तो लोहे की जो छड़ होगी वहाँ पर सबसे तेज ये चलेगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? कौन सा गुण प्रभावित होगा यहाँ पर? तो आवृत्ति, विस्तार, तरंग दैर्ध्य या तीव्रता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो आयोग है उसने सही उत्तर कुछ और ही दिया था। तो यहाँ पर डिटेल्स हम जानते हैं कि किसी माध्यम में जब ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है, जैसे किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन में ध्वनि की जो प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद वो हमें सुनाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि की जो चाल है प्रकाश की चाल से कम होती है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ध्वनि की चाल अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकेंड है। और वहीं अब तरंग ध्वनि की बात करें, ध्वनि तरंग की चाल की बात करें तो फॉर्मूला है ध्वनि तरंग की चाल बराबर
तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति, और यदि चाल नियत रहेगी तो उसकी आवृत्ति बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। इससे ये स्पष्ट होता है यहाँ पर कि तापमान में जो परिवर्तन है वो ध्वनि को, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों को यहाँ पर प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होंगे, पहला आवृत्ति वाला, दूसरा तरंग दैर्ध्य वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होने चाहिए जो कि आयोग द्वारा नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन। आंसर जो होगा वो है ध्वनि का परावर्तन। स्टेथोस्कोप क्या करता है, ध्वनि का परावर्तन करता है, जिससे हम हार्ट बीट को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी सिग्नल के तरंग के रूप में अध्ययन करके किसके द्वारा किया जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमापी, कैथोड किरण दोलनदर्शी, पीएन जंक्शन डायोड या स्वरमापी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैथोड किरण दोलनदर्शी जो होगा, इसके थ्रू हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं। वह अंधेरे में वस्तु को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। थर्ड ऑप्शन है वह रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन है वह पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती हैं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो इस पीछे सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्रव्य, अपध्वनिक, अवश्रव्य या पराश्रव्य। राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य। अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है चमगादड़। अगला क्वेश्चन है शिकार परभक्षियाँ या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस घटना का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ध्वनि के अपवर्तन का, ध्वनि विस्पंदों का बनना, ध्वनि के प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि निर्धारण। तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रतिध्वनि निर्धारण। चमगादड़ या फिर डॉल्फिन प्रतिध्वनि द्वारा स्थिति निर्धारण के विधि को अपनाकर शिकार और भोजन को तलाश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, उसके वेग एक समान नहीं हो सकता, उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित होगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उसका वेग एक समान हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का जो स्तर है वो क्या होगा। वर्णमंडल होगा, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 कह रहा है आयन मंडल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियो संचार के प्रेषण एंटीना के द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं समताप मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयन मंडल पर या क्षोभ मंडल पर। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 समताप मंडल पर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर 1 नहीं बल्कि ये रेडियो का संचार बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नहीं बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत। ऑप्शन नंबर रेडियो का संचार पूछ रहा है तो ये आयन मंडल में होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ 3 सही होगा। आयन मंडल जो कि बहिर्मंडल में होता है और यहीं पर सारे जो रेडियो, रडार या इन सभी चीज़ों का जो सिग्नल होता है वो आयन मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा और आप सब इसको ध्यान से नोट कर लें, मेरे से गलती हो गई थी आंसर बताने में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगे को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचाती हैं। आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। राइट आंसर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज़ ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण होता है। परिवर्तन, अपवर्तन, प्रणोदित कंपन, अवमंदित कंपन। किस कारण से होता है तो ये हो जाता है अवमंदित कंपन की वजह से।
अगला क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। MRI कराया जाता है, आप सभी जानते हैं, हॉस्पिटल में। तो इसमें कौन सी ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि तरंगों का, ध्वनि तरंग का, एक्स किरण का, पराश्रव्य किरण या चुंबकीय तरंग। राइट आंसर जो हो जाएगा, MRI कराने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मैग्नेटिक वेव्स का करते हैं, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, और ये कह रहा है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को सूचित करता है। केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य या सभी तरंग दैर्ध्य। तो सही उत्तर है सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को यहाँ पर ये सूचित करता है ब्लैक बॉडी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।